हैं सेशन की ओरिएंटेशन। आज जस्ट आपको द गाइडेंस अबाउट के सब्जेक्ट है क्या, हमारा प्लान क्या होगा, कैसे लेके चलेंगे, सारा डिस्कस करते हैं। फिर एक दो दिनों में हमारा प्रॉपरली सब्जेक्ट स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आई गेस आप में से आप लोगों की ये पहली अटैम्प्ट ही होगी कैफ की। इससे पहले पीआरसी दे के आए हूँ मैं, और ये आपका पहला फिज़िकल पेपर का इंटरेक्शन होगा जहाँ पे जाके आप रिटन पेपर अपना करेंगे। इससे पहले आपने सिर्फ सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स ही दी हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड। तो उसके हवाले से गाइड करते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो आपकी दिस करंट अटैम्प्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चांसेस तो यही हैं कि इसके बाद जो अगली अटैम्प्ट होगी वो न्यू स्कीम के मुताबिक ही होगी। तो यहाँ पे जो कि आपकी जो करंट स्कीम चल रही है, इस करंट स्कीम में पेपर सिलेक्शन और पेपर का पास करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, ताकि आपको नई स्कीम के बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकें। तो अमूमन अगर सवाल पूछा जाए तो कितने पेपर्स इस वक्त आपने पकड़े हैं, करंटली कितने पेपर देने लगे हैं? 4 पेपर। तो 4 पेपर्स का बेसिकली जो बेनिफिट है वो तो यही है कि अगर आपका पूरा ग्रुप ए एफ का पास है और अगर नई स्कीम आ जाती है तो उसमें आपको जो एग्जामेशन मिलेगी वो तकरीबन ग्रुप ए की ही मिल जाएगी पूरी, और आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ का पोर्शन जो है वो देना पड़ेगा 50 मार्क्स का, और साथ आपको तकरीबन एक और पेपर जो है सीएम में वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यू कैन से डैट कि ये पेपर 4 पेपर पास करने से अगर आप नई स्कीम में फॉल करते हैं तो आपको 4.5 पेपर जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और टेक्निकली आपको 3.5 हैं वो देने पड़ेंगे कैफ क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें आपके पास होगा एक R2 का, एक होगा आपके पास MFA, एक होगा ऑडिट, और एक होगा कंपनी लॉ का पोर्शन जो कितने मार्क्स का होगा 50। तो तकरीबन ये 3.5 पेपर देने पड़ेंगे अगर आप ये 4 पेपर पास कर जाते हैं। बिकॉज 4 पेपर सेलेक्ट करना एक वाकई दिल गुर्दे वाला काम है, और सेलेक्ट करने के बाद इनको पास भी तो हमने करना है। तो उसके बारे में देखते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, या कोई ये दीवाने का ख्वाब है या क्या है, उसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ना कुछ लास्ट अभी चूँकि ये प्री बैच है इसमें अभी रिज़ल्ट तो आया ही नहीं है, लेकिन इससे पहले जो ऑटम का आपके सामने रिज़ल्ट अवेलेबल है, R1 10,301 बच्चा अपेयर हुआ था और तकरीबन 278 बच्चा पास हुआ। तकरीबन यू कैन 28% जो है वो इसकी रेशो थी R1 में। उसके बाद टैक्स 6,953 बच्चा अपेयर हुआ था और 2,000 के करीब बच्चा जो है पास हुआ है। अगर आप इस सबके स्टैट्स निकालेंगे ना, सबके स्टैट्स निकालेंगे तो जो सबसे गंदा रिजल्ट है वो R1 के डाउन। नंबर 2 पे किसका आता है? दोनों मैं पढ़ाता हूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है, लेकिन इसके रीजंस जो है अभी हम वो आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि इनका सबसे गंदा रिजल्ट नहीं है। पेपर सेक्शन अभी कहा कि 4 पेपर हैं, 3 पेपर हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, तो उनको हमने पास करना है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि आपने अगर 4 पेपर का डिसाइड किया या 3 का डिसाइड किया तो आपको तो बहुत लोग एडवाइस करेंगे, बहुत लोग मशवरा देंगे कि यार ये नहीं होते, हमसे तो नहीं हुए, और आपको डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स बहुत मिलेंगे, मिस गाइड करने वाले। हम अभी उन सबको छोड़ते हैं, अभी हम ज़रा स्टैट्स के ऊपर आते हैं। आई कैप के ज़रा वो देखते हैं। ये आपके सामने ना आई कैप पे कुछ स्टैट्स हैं जिसमें ऑटम 23, स्प्रिंग 24 और ऑटम 24, ये 3 अटैम्प्ट का रिज़ल्ट जो है पासिंग रेशोज़ जो हैं वो उनके कंपैरिजन में है। देखें ऑटम 24 में 1878 स्टूडेंट्स ने अपना जो है वो कैफ क्वालिफाई किया। स्प्रिंग 24 में 1734 थे और ऑटम 23 में 1761 थे। तो यू कैन से डैट 1761 से एक साल के बाद कहाँ पे चले गए? 1878 पे। ऑलमोस्ट 100+ बच्चों ने ज़्यादा कैफ क्वालिफाई किया एक साल के अंदर। फिर जिन बच्चों ने 5 पेपर पास किए वो कोई भी नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकली 5 पेपर दिए जा सकते ही नहीं है, 4 पेपर मैक्सिमम बच्चे देते हैं। जिन बच्चों ने 4 पेपर पास किए ज़रा वो देखते हैं। ऑटम 23 में कितने बच्चे थे? 117। स्प्रिंग 24 में कितने हुए?
154 बढ़े हैं। और ऑटम 24 में कितने हुए हैं? 218। आप देखें 117, 218, ऑलमोस्ट 100 मज़ीद बच्चा ऐसा एक साल में आया जिसने क्या किया, 4 पेपर पास किए। तो अगर मैं आपको कहता ना नहीं आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये मैं कहता नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, तो मैंने ऐसी कोई ओपिनियन बिल्ड नहीं की। मैंने आपके सामने 3 अटैम्प्ट्स के रिजल्ट शो कर दिए भाई। 4 पेपर एक साल पहले इतने बच्चों ने पास किए थे, लास्ट अटैम्प्ट में इतने बच्चों ने पास किए हैं। अभी इस अटैम्प्ट का रिजल्ट आएगा, हम देख लेंगे वहाँ पे क्या रेशो है, क्या रेशो नहीं है। फिर 3 पेपर की बात करते हैं। 3 पेपर्स कितने बच्चों ने पास किए? ऑटम 23 में 1277, 1277 बच्चों ने पास किए। स्प्रिंग 24 में 1621 बच्चों ने क्या किए, पास किए। और अब कितने हैं? तकरीबन 1700 बच्चा। कहाँ पे देखें, 1277 बच्चा था एक साल में, एक साल में कितना बच्चा हो गया? 1697। तो आप देखें कि जिन बच्चों ने 3 पेपर पास किए हैं इनकी तादाद कितनी है। अब ये जाहिर बात तो नहीं कि इन बच्चों ने 3 पेपर दिए होंगे, 3 पेपर ही पास हुए होंगे। इसमें से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 4 दिए होंगे, 3 पेपर पास किए होंगे। लेकिन आप दोनों पे देखें, चलिए इसमें तो वॉल्यूम फिर भी कम है, बट ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। 1600 बच्चे का, 1700 बच्चे का तकरीबन 3 पेपर पास हुए हैं। फिर अगर 2 पेपर्स पे आते हैं, 2881, 2962 और 2843, और एक जिनका एक एक पेपर पास हुआ वो भी आपके सामने यहाँ पे गिवन है। तो चूँकि हम प्री बैच में हैं और हमारे पास टाइम जो है थोड़ा सा लंबा होता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एज ऑफ नाउ पेपर सिलेक्शन 3 या 4 पेपर के प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर आप 3 पेपर पकड़ेंगे तो भाई 3 पेपर भी 1700 बच्चों ने पास किए। 4 पेपर पकड़ा तो वो भी बच्चों ने पास किया है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेसिक थिंग। लेकिन आपको ये स्टैट शो करने का मकसद ये था कि आपके सामने ये आई कैप के ऑफिशियल स्टैट्स हैं कि भाईजान पेपर 4 भी पास होते हैं, पेपर 3 भी पास होते हैं, पेपर 2 भी पास होते हैं और पेपर 1 भी पास होता है। नो इट डिपेंड्स कि आप कैसे कैरी करते हैं, किस तरह से लेके नहीं चलते, उसको देखते हैं। देखिए आप लोग की मैं अगर आपको कोई चीज़ गाइड करूँगा, मैं अपने मेंटेलिटी के हिसाब से बताऊँगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। आपकी अपनी स्ट्रेंथ होगी, आपकी अपनी स्ट्रेंथ होंगी, आपकी अपनी स्ट्रेंथ होंगी, आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस हैं। लेकिन अगर हम जेनेरिकली हैं ना, ओवर द पास्ट जितने स्टूडेंट्स से मिला, पढ़ा के ये वो, और इस सब्जेक्ट पे तो माई स्टूडेंट्स गोट अ मेरिट सर्टिफिकेट, ये जो सब्जेक्ट है इसमें माई स्टूडेंट गोट अ मेरिट सर्टिफिकेट। तो उनके अगर सारी ओपिनियन लूँ, तो अगर हम थोड़ा सा आएँ, आप लोग सिर्फ यही सुनते आए होंगे कि सीए में ना पढ़ना बहुत पड़ता है, 15-15 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है। और पढ़ पढ़ के अगर 4 पेपर पकड़ने हैं तो पढ़ पढ़ के तो पागल हो जाता है इंसान। ऐसे ही है। मैं भी बच्चों से कहता हूँ जिनके लास्ट टाइम में 4 पेपर पास हुए हैं, हमारे अपने कॉलेज के हैं, अपने स्टूडेंट्स ही हैं, मैंने टेक्स कार में मेरे से पढ़ा था, मैं उनको बुलाऊंगा अगर आए तो, क्योंकि बच्चा कहाँ आता है पढ़ पास होने के बाद। दे विल गाइड यू कि यार सीए में ज़्यादा पढ़ना इज़ नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस कि आपका पेपर पास होगा। सीए में रोज़ पढ़ना इज़ द सबूत कि आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। लेट्स ब्रेक डाउन। हम 4 की बात, आपने 4 पढ़े हैं, पकड़ ली हैं, तो जिसमें से आपके पास आ जाएगा FR1, जिसमें आपके पास आ जाएगा टैक्स, जिसमें आपके पास आ जाएगा बिजनेस लॉ, और जिसमें आपके पास आ जाएगा CMA। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। हम इनकी अगर हम बात करते हैं, देखें अगर मैं इनकी रैंकिंग करूं, R1 एक लेंथी और प्रैक्टिस वाला पेपर है, ठीक है। टेक्स्ट जो है एक, इसमें भी आपको प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर। बी लॉ जो है आपका एक मीडियम बेस पेपर, थ्योरेटिकल पेपर है, और CMA भी जो है वो आपका एक लेंथी पेपर है, और इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर है। लेट्स ब्रेक डाउन दिस कि अगर आपने 4 पेपर पकड़े हैं तो हम देखते हैं कि आपके पास तो दिन में कितने घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन आप लोग क्या होते हैं, सारे के सारे फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है सिवाय रील स्क्रॉल करने का।
और कोई काम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं क्या आप पढ़ के भी रील स्क्रॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या कितना टाइम चाहिए। अगर हम इसको ज़रा एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे आती है हमारी क्लास ड्यूरेशन। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमारा लेक्चर जो है कितनी ड्यूरेशन का होगा। हम सबसे पहले जो है वो इसको देखते हैं। सबसे पहले जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं चूँकि 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो R1 जो है फॉर एग्जांपल मेरी क्लास ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे 15 मिनट की है। टेक्स्ट भी तकरीबन जो है वो हमारा 1 घंटे 15 मिनट का ही लेक्चर है। बी लॉ अमूमन जो है वो कितने का होता है आपका, 1 घंटे का होता है। और CMA को भी हम 1.5 घंटा कर लें, चले हम इसको ले लेते हैं, ये है। ये मैंने R1 और टेक्स्ट अपने ही पर्सपेक्टिव से लिखे हैं, बिकॉज मैं 1 घंटे 15 मिनट ही पढ़ाता हूँ। चले हम इसको थोड़ा सा जेनेरिक कर लेते हैं, हम इसको भी 1.5 घंटा कर लेते हैं। लेकिन टेक्स्ट तो 1.25 घंटे से ऊपर का सब्जेक्ट है ही नहीं कभी भी। ये है आपकी क्लास ड्यूरेशन एक दिन में। एक दिन में अगर आप 4 लेक्चर्स लेते हैं तो टोटल और कितने बनते हैं आपके, 1 2 3 4 5, तकरीबन ये बनेगा 5 घंटे 15 मिनट की आपकी क्या बनेंगी, क्लासेस बनेंगी। ऐसे ही है, इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं हो सकती। ये 5 घंटे 15 मिनट की क्लासेस का मतलब वो है कि भाई आपने पढ़ना है। अब इस 5 घंटे 15 मिनट में क्लास में आना जाना, क्लास स्टार्ट हो रही है बंद हो रही है, वो आपके 35-40 मिनट वो भी ज़ाया होने हैं बीच में। तो इफ़ेक्टिवली आप तकरीबन 4.5 घंटे ही क्लास रूम में बैठ के पढ़ेंगे, या 4.25 घंटे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इस घंटे में से हमारे 5 घंटे हमने यहाँ पे निकाल दिए। ये तो आपने क्लास में पढ़ लिया। अब भाई क्लास में पढ़ने के बाद आपने जाके होमवर्क भी तो करना है, आपने जाके होमवर्क भी करना है, आपने जाके याद भी करना है, आपने जाके रिवाइज भी करना है। बिकॉज क्लास लेके इधर बैठ लिया सुन लिया पेपर पास तो नहीं होगा। यू हैव टू गो, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रिमाइंड द थिंग्स। प्रैक्टिस करेंगे तब भी होगा ना। अब हम आते हैं होम बेस कितनी है। मैं आपको अब बताता हूँ भाई, R1 की अगर क्लास 1.5 घंटे की है ना, मैं आपको रिटर्न लिख के दे देता हूँ। सिर्फ क्लास वर्क को जाके आप एज अ होमवर्क कर लो ना, आपका पेपर पास हो जाता है। तो आपको R1 के लिए भी मैक्सिमम सेल्फ स्टडी के ऊपर, ये जो आपको घर में पढ़ना है, कितने घंटे चाहिए, 1 घंटा 15 मिनट। टेक्स्ट में आपको कितना चाहिए, सिर्फ 1 घंटा चाहिए। आपको बीलॉ में कितना चाहिए, 1 घंटा चाहिए। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर कोई नहीं पढ़ता। और आपको CMA में कितना चाहिए, CMA में 1 घंटा 15 मिनट चाहिए। तो टोटल आपको सेल्फ स्टडी में कितने चाहिए होंगे, 4.5 घंटे चाहिए होंगे। डन हो गया भाई। आपके पास ये 24 घंटे हैं, इस 24 में 5 घंटे वो हो गए, 4.5 घंटे ये हो गए। जो 10 घंटे कर लेते हैं, आना जाना भी आपका, ट्रैवलिंग भी डाल ली, सब कुछ करके 10 घंटे निकाल दिए। आपके पास स्टिल लाइफ में कितने आवर्स पड़े, 14 ईयर्स। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है। आप किस तरह से अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। आप सिर्फ इस चीज़ को फॉलो कर लेना जो यहाँ पे आपके बोर्ड पे लिखी है, आप इसको फॉलो कर लें, आप इसको प्रायोरिटाइज कर लें। भाई मैं आपको रिटर्न लिख के देता हूँ, यू विल इंजॉय योर स्टडी। देखें, ये क्लास अगर हफ्ते में 5 दिन है ना, तो आपने सिर्फ ये 5 दिन करना है। अगर 6 दिन है तो 6 दिन करेंगे। अमूमन मैं अपनी बात करूँगा तो इस पूरे सेशन में टेक्स्ट में सैटरडे जो है, या हफ्ते में हम जो क्लासेस करेंगे वो सिर्फ हम 5 ही कर रहे होंगे, दैट्स इट। एक दिन जो होगा हमारा टेस्ट का होगा, और बाकी जो है वो हमारी क्या होंगी, 5 क्लासेस होंगी। अब 5 क्लासेस का मतलब है 5 क्लास वर्क, और क्या होगा उनका, 5 ही होमवर्क होगा। अगर आप इसको लेके चलते हैं तो भाई आपके पास डेली बेस के ऊपर 14 आवर्स है, और आपके पास वीकेंड्स भी पड़े हैं। आप वीकेंड्स को एंजॉय करें, आपने आउटिंग करनी है आउटिंग करें, आपने कहीं जाना है जाएं, दोस्तों के साथ निकलना है, आपके पास एक प्रॉपर टाइम होगा।
चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो जवानी से ये आपकी नहीं खाएगा अनलेस आप अगर इसको फॉलो नहीं करते, आप अपनी रूटीन नहीं बनाते, आप कहते हैं ठीक है यार जो होगा देखी जाएगी, अभी तो अप्रैल है, अभी वो होता ना हमारा कि रमज़ान के बाद पढ़ेंगे, गुजर गए, फिर ईद उल फितर के बाद पढ़ेंगे, गुजर गई, अब आपकी ईद उल फिक्र शुरू हो गई है, ये भी गुजर जानी है। आपका हो गया यार अप्रैल है, चलो देखी जाएगी, हम पढ़ेंगे रिजल्ट के बाद, अब 28 तारीख का रिजल्ट है कैफ का, फिर मई आ जाएगा, मई शुरू होगा, यार बड़ी जाने वाली अगले महीने, तो उसके बाद शुरू करेंगे। अगर आपके ये काम है, अगर आप ओवर थिंक करते हैं और आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आप सोचते हैं कि यार मैं कर लूँगा, यार मैं सोचूंगा, यार ये हो जाएगा, अगर आप इस तरह की प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि यार 10 नहीं 10-15 पे पढ़ूंगा, 10-30 पे पढ़ूंगा, अगर इस तरह काम करते हैं तो भाई टाइम गुजर जाना है, अगस्त का महीना आ जाना है, फिर आप जो यहाँ पे पूरे दिन में आपने 4 घंटे पढ़ना था, वहाँ फिर अगस्त में जाके आप एक सब्जेक्ट को 4 घंटे पढ़ेंगे। इसका अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा, आप 4 पेपर देने जाएंगे, आप पढ़ेंगे 4 पेपर, दाखिला भेजेंगे 3 का, देंगे आप लोग 2 और पास आपका 1 बड़ी मुश्किल से होना है। तो ये आपके सामने पूरी एक आपका फ्यूचर बता दिया है कि नाउ इट्स अप टू यू कि आपने कैसे लेके चलना है, कैसे लेके नहीं चलना। देखिए मैंने आपको कहीं भी नहीं कहा अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दो, उसको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करना बंद कर दो, मैंने कहीं पे भी नहीं कहा आपको। मैंने नहीं कहा कि यार अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को पागल कर दो 2 साल के लिए, रील स्क्रॉल करना बंद कर दो, मैंने कहीं कहा है? मैंने आपको इफ़ेक्टिवली आपके एक दिन की रूटीन में से 14 घंटे निकाल दिए कि भाई तुम्हारे पास क्लास डेली बेस पे क्लास लेके रोज़ का काम रोज़ करने के बाद भी 14 घंटे पड़े हैं दिन में, इसमें से 8 घंटे से ऊपर कोई नहीं सोता, और गर्मी में नींद आती भी नहीं है। सर्दियों में फिर भी इंसान सोता है, गर्मी में कहाँ नींद आती है, ये लाइट गई बंदा उठ गया। तो आपकी अगर 7 से 8 घंटे की नींद भी निकाल दूं मैं, स्टिल आपके पास 6 घंटे है, और आप कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन पे जाएं, अगर आप अपना स्क्रीन टाइम देखेंगे तो वो 6 घंटे का ही होगा। वो पूरे दिन में कितना होता है? 6 घंटे का होता है। सर आपके पास हर चीज़ जो है यहाँ पे मौजूद है। तो ये सिर्फ आपने क्या करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है। और ये सिर्फ क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज का प्लान किस चीज़ का है, यहाँ पे है। तो देखिए मैंने ये नहीं कहा कि 4 पेपर देना बड़ा मुश्किल है, मैंने ये भी नहीं कहा कि 4 पेपर देना बड़ा आसान है। मैंने आपके सामने स्टैट भी रख दी है कि भाई इतने बच्चों ने पास की हैं, और मैंने आपको तरीक़ेकार भी बता दिया है कि 4 पेपर का मतलब ये कभी भी नहीं है, कतअन नहीं है कि आप लोग चिल्ले काटना शुरू कर दें और आप लोग पढ़ पढ़ के पागल हो गए, लंबी दाढ़ियाँ हो गई हैं, बालों में जुएँ पड़ गई हैं, ना घर से निकलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी लाइफ में इंजॉय करें लेकिन पढ़ें। आप अगर रोज़ का काम रोज़ करेंगे ना, आपके 4 पेपर पास हो जाएंगे। आप नहीं करेंगे, आपको क्या होगा, सफ़र कर रहे होंगे। तो दिस इज़ द थिंग जो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी डे 1 से। ये वो आपकी रूटीन है जो क्या करनी पड़ेगी, आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। आप करेंगे, आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। आप नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या होगी, मुश्किल जो है वो पेश आएगी। समझ लगी? चलें आगे चलते हैं। तो आपको वैसे टेक्स्ट की अगर बात करूं, बिकॉज माई स्टूडेंट गॉट अ मेरिट सर्टिफिकेट, और ऑन एवरेज हर सेशन में हज़ारों स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ा रहा होता हूं, जिसमें से पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। अभी लास्ट सेशन में मैंने अपना एक नियर पीयर के ऊपर स्मार्ट बैच जो है फ्री किया हुआ था, तो उसमें तकरीबन 5,500 बच्चा टेक्स्ट में इनरोल था, 10 एक कोर्स के अंदर। R1 में तकरीबन 3,000 बच्चे इनरोल थे। तो इतना एक्सपीरियंस है कि टेक्स्ट में कि आप मुझे कह सकते हैं कि जो बात कहूँगा वो आपके लिए हरफ आखिर हो सकती है। तो पेपर पास करने हैं, पेपर पास करें कैसे, वो सारा कुछ करवाना मेरे काम है। आपको बुक जो है हम PDF में शेयर कर देंगे, और बुक चूँकि प्रिंटिंग में जा भी चुकी है, नया एडिशन, वो भी कोई 10 दिनों में आ जाएगा। यू कैन बाय डैट। तब तक वो जो हमने जो पढ़ना है उसके मैं कोशिश करूँगा एक चैप्टर के हैंडआउट्स जो है मैं रखवा लूँ, उसका आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। PDF में बुक भी होगी। अगर आप बुक बाय नहीं करना चाहते तो आप ई-बुक से वहाँ पढ़ सकते हैं, बट आप बाय करना चाहें आप कर सकते हैं। उस बुक्स में हर चीज़ जो है आपको अवेलेबल मिलेगी। आपको समरीज़, आपको उर्दू में एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो उसमें मिलेंगी, आपको समरी शीट्स हो गए, आपको फार्मूलाज हो गए,
एक्रोनिम्स हो गए, फॉर्मेट्स हो गए, सब कुछ मैं करवाऊंगा क्लास में। जो एक आपकी प्रैक्टिस होती है वो करवाई जाएगी। उसके अलावा हमारे हर वीक में टेस्ट भी होंगे जो आपने क्या करने होंगे, देने होंगे। हम उससे आगे चलते हैं। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो समझना है कि हमारा टेक्स्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, हमने पेपर में कैसे लेके चलना है और कौन सा ग्रेड आएगा, कैसे आएगा, उसको हमने ज़रा यहाँ पर समझना है। तो देखिए, टेक्स्ट का सिलेबस जो है ना, वो ये 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। आप लोग पीआरसी करके आए होंगे, आप लोगों ने एडोबी भी पढ़ी होगी, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी। वहाँ पे आपने कुछ जगह पर डिस्कस किया होगा कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स पढ़े होंगे एक जगह पे, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, पढ़ के आए होंगे। ये वो चैप्टर है जो आपका यहाँ पे आता है, बिल्कुल जो पीआरसी में पढ़ के आए थे वही चैप्टर आपको मिलता है। कुछ आपको एक थोड़े डिस्कस करेंगे एथिक्स के बारे में, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के आईने पाकिस्तान का कहता है, हुकूमती मामले किस तरह चलते हैं, बजट किस तरह पास होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ग्रेड है। इसकी आई कैप ने वेटेज जो दी है वो 510 नंबर की है, और इसमें से ऑन एवरेज हमेशा 8 नंबर का पेपर आता है। हमेशा आप जब पेपर में जाएंगे, आपको जो आखिरी सवाल आएगा ना, वो हमेशा इस ग्रेड में से होगा, जिसमें से आई कैप ऑन एवरेज कितने मार्क्स पर पूछता है, 8 मार्क्स का पेपर पूछता है। और इसमें से एक चैप्टर तो वो है जो आप लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं, जो आप लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं, एक चैप्टर तो वो है। दूसरा आपका ग्रेड आता है सेल्स टैक्स का। इसकी वेटेज जो है वो कितनी है, 20 से 30 नंबर की वेटेज है इसकी। और इसमें से भी ऑन एवरेज जो है वो कितना आएगा आपको, 28 नंबर का पेपर जो है वो एग्जामिनर भाई साहब ऑन एवरेज पूछेगा आपको, और ये कंफर्म आता ही आता है। जब आपको पता है 28 नंबर यहाँ से कंफर्म आने हैं, 8 नंबर यहाँ से कंफर्म आने हैं, तो अगर ये दो अच्छे आपके लिए तैयार हो जाए ना, तो 36 नंबर है। इस 36 में से अगर 30 भी आ जाए ना आपके, तो पेपर पास है। बिकॉज जो सबसे बड़ा एरिया है वो हमारा किसका होता है, इनकम टैक्स का। इसकी वेटेज जो है वो 60 से 70 मार्क्स की है। और इसमें एक आता है स्पेसिफिक चैप्टर, उसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें से आता है 20 नंबर का। तो मतलब 28 नंबर अगर आपको यहाँ पे, 8 ये कितने हो गए 36, और 20 नंबर का एक सवाल आएगा बिजनेस का, कितने हो गए 56। भाई 56 मार्क्स सिर्फ ये 3 एरियाज़ में है। अगर ये 3 एरियाज़ आपके अच्छी तरह सिक्योर हो जाएं, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाता है, आराम से पास हो जाता है, आराम से पास हो जाता है। अभी चूँकि रिज़ल्ट आया नहीं है, रिज़ल्ट आएगा, बच्चे आएंगे, हंसेंगे, रोएंगे। जो बच्चे फेल होंगे ना टैक्स की, अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं टैक्स की ही बात करूँ, तो टैक्स में जो बच्चा फेल होगा, आप कभी भी अगर उससे पूछेंगे कि यार तुम फेल क्यों हुए हो, तुम्हें कौन सी चीज़ नहीं आती थी, वो आपको हमेशा एक ही चीज़ कहेगा, हमेशा, यार मेरा सेल टैक्स वीक था, यार मेरा बिज़नेस जो है वो नहीं आता था मुझे। मैं अगर 100 बच्चे फेल हुए हैं ना, 100 में से 99 बच्चे जो है उनमें से या तो किसी का सेल्स टैक्स वीक होगा, या किसी का क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस वीक होगा। और ये आज डे 1 है, हमारा पहली क्लास है, जहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट की ABC भी नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर क्या है, करना कैसे है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूँ भाईजान, सेल्स टैक्स और बिजनेस, ये अगर आपका फिंगर टिप्स पे हो गया, आपका पेपर पास है। और अगर ये आपका फिंगर टिप्स पे ना हुआ, अगर आपने इसको सही तरह से ना किया, आपका पेपर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जब आपको डे 1 पे पता है, जब आपको डे 1 पे पता है कि यार इसमें ये सीन होना है, आपका इतना पेपर ही आना है, तो फिर इसके ऊपर क्या रिस्क लेना बनता है इंसान का। एक सेकेंड, कोई बंदा रिस्क लेना इसमें कोई रिस्क लेना आपका बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है। तो डे 1 पे बता रहा हूँ, अगर आपका सेल टैक्स वीक है ना, तो अपने पैसे रोज़ के सेव करना शुरू कर देना, ताकि आपको अगली अटैम्प्ट में टैक्स का पेपर दोबारा देना पड़े। या अगर आपका बिज़नेस वीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। अब ज़रा हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारा पेपर स्ट्रक्चर है क्या।
देखें आपको जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो 7 से 8 सवाल जो है वो पेपर में आपको आएंगे। टेक्स्ट का पेपर ना बड़ा यूनिक पेपर है, बड़ा यूनिक पेपर है पूरे कैफ की सीरीज़ में। देखिए आप अगर बात करेंगे ना FAR1 की, FA1 में भाई बड़ी सिंपल सी बात है, उसने आपको कह दिया कि ये आपका पेपर जो है वो सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसमें आपको सारी जो है वो क्या आनी है, कैलकुलेशन आनी है, आपको पता है। अगर हम बात करें बिज़नेस लॉ की, तो आपको पता है कि बिज़नेस लॉ में सारा क्या आना है, थ्योरी आनी है। अगर आप बात करें CMA की, तो ये भी क्या आना है, आपका सारा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर ही आना है। तो ये बड़ा क्लियर है। ये ज़रा है ना टेक्स्ट का पेपर, वो ऐसा नहीं है। टेक्स्ट का पेपर न्यूमेरिकल भी है और क्या है, थ्योरेटिकल भी है। कैसे, ज़रा हम इसको देखते हैं। देखिए टेक्स्ट के पेपर में कितने सवाल आने हैं, 7 से 8, मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, 8 सवाल होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना आपका, क्वेश्चन नंबर 8, ये पार्ट A में होगा और पार्ट B में होगा, और ये आपका किस में से आएगा, जो ग्रिड A है उसमें से आ रहा होगा, जो भी हमने डिस्कस की, जो बेसिक्स वाला सारा ग्रिड था उसमें से आएगा। ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एरिया होता है, जिसमें से वो हमसे कितने मार्क्स का पूछता है, 8 नंबर का ये पेपर पूछता है। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, ये वो आएगा आपका सेल्स टैक्स में से। ये किस में से आएगा, ये आपका आएगा सेल्स टैक्स में से, जिसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 अमूमन होता है, ये आपका सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल होता है, और ये तकरीबन ऑन एवरेज में लिख रहा हूँ, अप्स एंड डाउन होते हैं, ये 16 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है ये, ऑन एवरेज 16 मार्क्स का जो है वो आपको ऑन एवरेज यहाँ पे मिल रहा होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये पार्ट्स में होगा, पार्ट नंबर A, पार्ट नंबर B में होगा, और ये होगा सेल्स टैक्स का थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर होगा, और तकरीबन ये आपका 12 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर आ रहा होगा। इसका मतलब सेल्स टैक्स में से उसने आपसे कितने मार्क्स पूछने हैं, 28 नंबर जो है वो उसने पूछने हैं। क्लियर है। इसके बाद आपका सबसे बड़ा एरिया आएगा, वो किसका होगा, इनकम टैक्स का। किसका होगा, इनकम टैक्स का। तकरीबन इसकी वेटेज जो है वो 70 मार्क्स के दरमियान नहीं होती है इसकी वेटेज। अब इसमें से अगर आप देखें तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना आपका, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, लॉन्ग न्यूमेरिकल, जो ऑन एवरेज 15 मार्क्स का होता है। फिर आपको एक इसमें से क्वेश्चन मिलता है 5, अमूमन आजकल 5 ही पूछ रहा है, जो होगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस से, ये तकरीबन आपके पास होगा 20 मार्क्स का। डन हो गया। इसके आपको 3 क्वेश्चन और पूछे, नंबर यू कंसीडर 2, 3, 4। इसमें से आपको एक जो है वो थ्योरेटिकल मिल जाएगा, एक आपको वो शॉर्ट, 2 थ्योरेटिकल मिलेंगे बेसिकली, और एक आपसे शॉर्ट कैलकुलेशन जो है वो रहा हो। ये आपका पेपर का ना पूरा स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको सम अप करेंगे ना, तो देखें 20 नंबर का ये न्यूमेरिकल है, ये कितने हो गए, 35 कितने हो, 51 हो गए, और यहाँ पे शॉर्ट भी तकरीबन 10 नंबर का शॉर्ट आपके से डैट आपका 60% पेपर जो है वो टैक्स का वो क्या होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। 40% पेपर जो है वो आपका क्या होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड होगा। तो यही आई कैप की है। जैसे अगर हम बात करें जो आपकी ऑटम 24 की अटैम्प्ट थी, उसमें 70 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल आए हुए थे। इससे पहले एक आपकी अटैम्प्ट आई थी स्प्रिंग 22 की, उसमें न्यूमेरिकल 57 मार्क्स के थे, 57 मार्क्स के थे। लेकिन ये आपका एक बेंचमार्क पेपर की डिवीज़न है कि सर 60% पेपर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड आना है और 40% क्या होना है, आपका ये पेपर थ्योरेटिकल बेस्ड होना है। अब क्या R1 में देखेंगे क्या है, न्यूमेरिकल है। आप बीलो में देखेंगे क्या है, थ्योरी है।
आप देखेंगे सीएमए में क्या है, न्यूमेरिकल। ये क्या है वाहिद, जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, जो आपका क्या होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड भी होगा। अब देखें, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, पेपर पास होगा? नहीं। आपका ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, पास होगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा, चलने पड़ेंगे। क्या करने, दोनों ही लेके चलने पड़ेंगे, दोनों ही कैरी करने पड़ेंगे। ये न्यूमेरिकल्स है ना, ये वाले, इसकी श्योरिटी मैं ले लेता हूँ आपसे। मैं आपको इसमें इतनी ट्रिक्स बता दूंगा, इतना मैं आपको कैपेबल कर दूंगा कि अगर ये 20 वेरी मार्क्स इसमें से सिक्योर कर लेंगे। मैं आपको हर न्यूमेरिकल में इस कर दूंगा शॉर्टकट, स्मार्ट वर्किंग से, कि आप 60 से 70% मार्क्स जो हैं वो हर न्यूमेरिकल में क्या कर लेंगे, इजीली सिक्योर कर लेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल तो होने रूल्स से हैं, तो रूल्स याद कहाँ से होंगे, जब आप थ्योरी जो है वो क्या करेंगे, याद करेंगे। आपका बुक आएगी, बुक में आपको काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी, जिसमें एक्रोनिम समरीज लिखी होंगी, लेकिन ये आपने याद करना होगा। अगर मैं थ्योरेटिकल भी करूँ ना, तो हमारे पास दो तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, क्या होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, जिसको हम कहते हैं केस स्टडीज़। और एक होते हैं हमारे पास नॉलेज बेस, इसको हम क्या कहते हैं, रट्टा। ये 100 मार्क्स के पेपर में ना, 100 मार्क्स में आपको मुश्किल जो मिलने रट्टे वाला, वो 10 मार्क्स का मिलना। बाकी आपका 30 मार्क्स जो है, या 30% जो है, वो केस स्टडी बेस होते हैं। तो एक और मिथ मैं ब्रेक कर दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा पूरे सिलेबस में, भाई टेक्स्ट में रट्टा भी नहीं है। रट्टे का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड याद करना। आप समझे, आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखो, आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। एप्लीकेशन है, आप वकील नहीं बन रहे, आपने लॉ को रिप्रोड्यूस नहीं करना, आपने करना क्या है, आपने बस जाके अप्लाई करना है, उनको बताना कि इस तरह होते लेकर चल होते हैं। इज दैट क्लियर? इसको बोर्ड पे रखो भी यार ज़रा, इसको ज़रा आप नोट डाउन करना है, पेपर का स्ट्रक्चर कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं।
तो लगा पता कि टेक्स्ट बेसिकली है क्या, और इसको हमने डीबग किया कि भाई पेपर जो है वो इस तरह से है। एंड बिलीव मी, अगर आपको एग्ज़ाम का बताना है कि एग्ज़ाम में आना क्या है और आना कैसे है, और अगर आप इस तरह से ही तैयार करो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर बता दें भाई इसमें ये चीज़ आनी है, आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स कहाँ से आने हैं पता होना चाहिए, फिर आपके लिए जो है वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। बिकॉज एक चीज़ है कि हमने सेलेक्टिव स्टडी तो कभी भी नहीं करनी, हमने हर करनी है, लेकिन हर चीज़ को उस रिलेवेंट इंपॉर्टेंस के मुताबिक करना है। तो जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट होगी उसको उस तरह ही करना है, और जिस चीज़ में से जिस तरह की टेस्टिंग होगी हमने वही प्रैक्टिस जो है वो करनी है। इज दैट क्लियर? चूँकि आप आए हैं और आपको एडवांटेज तो मिलना प्री बैच वालों जो बैच वालों होता, हम अपना सिलेबस का अभी आपके सामने लिखा हुआ है कि 28 नंबर किस में से आने हैं, सेल्स टैक्स में से कन्फर्म आने हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, जब भी कोई बच्चा से पूछिएगा यार क्यों फेल हुए हो, यार बिजनेस नहीं आता था, सेल टैक्स की सैलरी ठीक नहीं हुई, सेल टैक्स के न्यूमेरिकल ठीक नहीं हुए, जो कन्फर्म है। देखें ना, अभी आप देखें 28 नंबर सेल टैक्स में से आने हैं, बिजनेस में से 20 नंबर आने हैं, तो भाई 48 मार्क्स से बस 2 एरिया से बनते हैं। बिजनेस वो पूरे इनकम टैक्स का एक चैप्टर है, उसमें से 20 नंबर आने हैं, और सेल टैक्स में से कितने आने हैं, 28 नंबर आने हैं, तो 48 नंबर है। बच्चों के इन 20 नंबर नहीं आते। हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कहानी अपनी ग्रेड सेल्स टैक्स से। हम कहानी कैसे करेंगे स्टार्ट, सेल्स टैक्स से, और हमारा तकरीबन 10th में तक इंशाल्लाह हमारा सेल्स टैक्स जो है वो 100% जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और कोशिश होगी, लाइक ये तो कमिटमेंट है, और कोशिश होगी कि 10th में तक मेरा ग्रेड ए प्लस सेल्स टैक्स जो है ये दोनों जो हैं वो क्या हों, कंप्लीट हों। ग्रेड ए प्लस सेल्स टैक्स ये दोनों जो हैं वो क्या होने चाहिए, कंप्लीट, जिसमें से ग्रेड ए का शायद एक चैप्टर हो जाए, लेकिन सेल्स टैक्स जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम 12 मई से स्टार्ट करेंगे, 12 मई से
तकरीबन हमारे पास चलेगा अराउंड 15 जुलाई। हम इनकम टैक्स करेंगे, डेट इज़ 100%, ठीक है। 15 या यू कैन से 15 थोड़ा सा हो जाएगा, हम 20 जुलाई तक करेंगे इनकम टैक्स। और मैं आपको फिर दोबारा करवाऊँगा 20 जुलाई से लेके तकरीबन 5 अगस्त तक जो है वो हम थोड़ा सा फास्ट पेस में करेंगे, और वो क्या होगा, मेरा सेल्स टैक्स होगा। तो इन शॉर्ट आप लोगों को इस सेशन में सेल्स टैक्स जो है वो हम 2 दफ़ा कर रहे हैं। मतलब ये वाला एरिया जो है इसको हमने 2 बार करना है, 2 टाइम्स जो है वो करना है। द रीज़न इज़ डैट कि भाई अगर ये 28 नंबर, मुझे भी पता है 28 नंबर आने हैं, आपको ही पता है 28 नंबर आने हैं, तो इसको इतना अच्छा तैयार करें कि आप जब आई कैप हॉल में जाएं, आप पेपर पकड़ें, आप स्टार्ट ही यहाँ से करें, 40 मिनट में इसको पूरा करेंगे, पता मेरा पेपर पास है। तो ये देखें ना, 28 नंबर अगर आपको यहाँ से आते हैं, ये पीआरसी में पढ़ के आ चुके हुए 8 नंबर, 6 यहाँ से आ जाते हैं, आप 8 की करते हैं, 36 हो गए। और बिज़नेस में भी जब हम करेंगे तो बिज़नेस में भी मरे से मरा जो है ना, अगर 20 नंबर है तो 14 नंबर तो आपके आ जाएंगे, पेपर पास है आपका। कहानी हमारी 50 वाली है ही नहीं, 50 नंबर तो आप इंशाल्लाह सिक्योर कर लेंगे। हमने ज़रा जाना आगे, गो एंड सिक्योर मेरिट। जो मेरिट सर्टिफिकेट लेते हैं वो कोई जिनके बच्चे नहीं होते, वो भी आप लोगों की तरह ही इंसान है, अल्लाह की कसम इंसान होते हैं। उनकी भी 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 1 ही ज़बान है, बस वो क्या होते हैं, वो सॉर्टेड होते हैं, वो ज़िंदगी में हर काम करते हैं, वो भी रील्स देखते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। बट द थिंग इज़ डैट कि उन्होंने क्या किया होता है, चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ किया होता है। क्या किया होता है? प्रायोरिटाइज़ किया होता है। उनके लिए पहले पढ़ाई आती है, बाद में अगले काम करते हैं। और आपका भी यही है, जब हमने स्टार्टिंग बात की थी कि यार 14 घंटे हैं आपके पास दिन में, 14 घंटे बहुत होते हैं, अन्ना टाइम होता है, बंदा पागल हो जाता है। तो आपके पास हर चीज़ होगी करने के लिए, बट थिंक इज़ डैट कि इसको आपने याद रखना है। और दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ योर बैच कि लाइक नो वन इज़ गोइंग कि वो 2 दफ़ा सेल्स टैक्स करवाए, नो वन, लाइक कोई भी नहीं करवाता, लेकिन मैं करवाऊँगा। मैं थोड़ा सा स्मार्टली लेके चलता हूँ, हम थोड़े से स्मार्ट वे में चलेंगे, और हमने सिर्फ वो चीज़ करनी है जो पेपर में आती है। मैंने आपको कहानियाँ नहीं करवानी, मैंने आपको लाइक समझाने नहीं बैठना कि ये लॉ है, इसको इस तरह लिखा जाएगा, अभी वो टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो हम सिर्फ वो करेंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए क्या है, पेपर पास करना इंपॉर्टेंट है, तो टेक्स्ट का पेपर जो है वो आपका इंशाल्लाह पास हो जाएगा, जस्ट आपने फॉलो करना है। अब ये है कि जी 120 लेक्चर होते हैं, या अगर आप कंपेयर करेंगे तो बड़े ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं। मैं इतना कैसे करवा सकता हूँ टेक्स्ट को? मैं इसी टेक्स्ट की बात करूँ ना, मैं इसको 5वां भी करवा लेता हूँ, मैं इसको 4वां भी करवा लेता हूँ। फास्ट ट्रैक आता है 40 दिन का, मैं उसमें भी टेक्स्ट पूरा करवा देता हूँ। फिर एंड पे आती है क्रैश विद 8 दिन की, मैं 8 दिन में भी ये पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देता हूँ। तो मेरे लिए मसला नहीं, बट हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमने थ्रू आउट यूज़ करनी है अपनी लेक्चर स्लाइड्स। अभी देखें, मैं आया हूँ, मैंने बोर्ड पे लिखा, मेरा बोर्ड पे लिखने पे टाइम लगा। अगर यही चीज़ यहाँ लिखी हुई आती तो मेरे ये लिखने का टाइम सेव होना था, 5-6 मिनट सेव होने थे। सो डैट्स वाई जो हमारा सारा कंटेंट होगा ना, वो स्लाइड्स के ऊपर होगा, और स्लाइड्स का कंटेंट वही है जो आपको बुक के ऊपर मिलेगा। 19-20 का फ़र्क ये होता है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन होती है, ज़्यादा एक्सप्लेंड होता है, लेकिन होता सारा बुक सही है। तो जब मैं चीज़ें स्लाइड्स पे लेके आ रहा हूँ, स्लाइड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक तो वो टाइम बचता है, ऊपर से लाइक हमारा काम सिर्फ होता है स्टडी ओरिएंटेड, हमने बस क्लास में क्लास की बात ही करनी है, कोई इररेलेवेंट डिस्कशन वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं कर दूँगा। तो इसलिए हमारे तकरीबन लेक्चर्स जो हैं वो 75-80 ही बनते हैं, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाली अटैम्प्ट थोड़ी सी क्रूशल भी होती है, बिकॉज इसमें अब 2 एलिमेंट्स आपके आने हैं। एक आपके पास ईद आनी है, जो बड़ी ईद आनी है, वो आपके जून के तकरीबन मेरे ख्याल से बन रही है 7 से लेके 12 जून,
एक आपका ये छुट्टियों वाला एक एलिमेंट आना है, फिर एक आपका मुहर्रम के आना है, तकरीबन वो भी बन रहे हैं जुलाई में, और वो भी तकरीबन सेम डेट पे बन रहे हैं, मेरे ख्याल से 7 से 10 के दरमियान मुहर्रम की छुट्टियाँ आनी है। ये वो 1-2 दिन हैं जहाँ पे हमें कुछ एक्सपेक्टेड लीव्स जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कोई छुट्टी आनी है। हाँ, अगर कोई मानसून की बारिशें वगैरह हो गई और लाहौर डूब गया, जो डूबता ही नहीं है आजकल, तो फिर तो छुट्टी हो सकती है, अदरवाइज़ हमारी कोई भी नहीं है। तो प्लान्ड छुट्टियाँ तो यही हैं। जो सडन हो सकती हैं उसके बारे में आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होती है कि कोई भी इस तरह की अनप्लान्ड लीव ना ही हो, और अगर हो भी तो इसके लिए हम कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट या असाइनमेंट जो है वो कर देते हैं। क्योंकि सेशन में छुट्टियां भी हैं, सेशन भी थोड़ा सा लाइक टाइट ही चलता है, स्टिल हमारे पास इतना टाइम होगा कि आपका सिलेबस जो है वो टाइमली ख़त्म हो जाए। अगर आप देखें तो हमारा सिलेबस शुरू आज हुआ है, तो तकरीबन मैं कोई जुलाई के मिड में एंड कर रहा हूँ। टेक्निकली आपका सिलेबस जो है वो मिड ऑफ जुलाई में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, लेकिन हमें से कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, 5 अगस्त या 3 अगस्त तक ही जाएगा, ताकि हम सेल्स टैक्स को 2 दफ़ा कर लें। जब आप एक चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना यहाँ पे मेरे साथ क्लास में, आपको समझ आएगी, आप पढ़ेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ओके। लेकिन जब दोबारा वो चीज़ मैं करवा रहा हूँ और आप जब सेकेंड टाइम मेरे से पढ़ रहे होंगे, तो वो जो हल्की सी भी आपके माइंड में एम्बिग्विटी होगी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर आपको यहाँ थोड़ी फ्री कर देना है। अगर ये मेरा प्लान होगा, मैंने लिखा 5 अगस्त टेंटेटिव है, कोशिश करूँगा मैं इसको 1 अगस्त से पहले ख़त्म करूँ, ताकि जो अगस्त के स्टार्टिंग के 10 डेज़ होंगे ना, मैं आपको उसमें 10 दिन का पूरा टेक्स्ट भी रिवाइज़ करवा दूँ। तो मेरा प्लान ये होगा कि मैं आपको एक दफ़ा पूरा सिलेबस ख़त्म कराऊँ और आपको 10 दिन की रिवीजन भी करवाऊँ, ताकि आपके पास ना मार्जिन ना हो कि यार अगर सर करा देते, भाई सब कुछ करा के भेजूँगा। आपका काम क्या है, रोज़ का काम रोज़ करना। तो ये आपके लिए पीस ऑफ केक है, हलवा होगा ये भी, और R1 भी, दोनों जो है मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ मेरे लिए क्या होंगे, हलवा ही साबित हो रहे होंगे। तो अगर इस सब्जेक्ट में, अगर मैं थोड़ा आगे चलते हैं, इस सब्जेक्ट के थोड़े से इश्यूज़ देखें, तो वही 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ और दोनों डूबे हुए हैं कैप पे ना, लोवेस्ट परफॉर्मिंग। तो 28% रिजल्ट था R1 का, इसका कितना 33, 35, 43, 29, इसका एवरेज कितना रिजल्ट आ रहा है, 35% रिजल्ट जो है वो ऑन एवरेज आ रहा है टेक्स्ट का। इसके रीजंस पूछते हैं। देखें ना, आप आई कैप में जाते हैं, एक बच्चा पेपर दे के आया और फेल हो गया, पूछता रही मुझे क्यों निकाला, किससे पूछना चाहिए? अगर आप फेल हुए हैं तो आपके फेलियर का जवाब कौन देगा? वो दे सकता है, वो दे सकता है, मैं दे सकता हूँ? नहीं। 2 लोग जानते हैं, एक वो जो फेल हुआ है, उससे पता है कि मैंने कौन सी करतूतें घोली हैं जिसकी वजह से मैं फेल हूँ, और एक वो जिसने फेल किया। इन 2 के अलावा कोई नहीं जानता, साफ सीधी बात है। भाई मुझे भी नहीं पता, मैंने आपको पूरा सेशन पढ़ाया, जस्ट एक एग्जांपल, मैं आपको पूरे सेशन में पढ़ाता हूँ, मैं आपके 10 से 15 टेस्ट भी लेता हूँ, हम 2 दफ़ा सेल टेस्ट भी करते हैं, हम रिवीजन भी करते हैं। भाई मैंने तो अपने सारे चेक मार्क्स फिल कर दिए, टिक कर दिए, मुझे क्या पता वहाँ पे करके क्या 3 घंटे 15 मिनट में वहाँ आप सो गए, भूल गए, मुझे नहीं पता ना। तो इवन मैंने पढ़ाया, मैं भी जज नहीं कर सकता कि आप फेल क्यों हुए हैं। 2 लोग कर सकते हैं, आप या जिसने फेल किया है। ये जो होता है ना फेसबुक पे एनोनिमस बन के, जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, लिटरली बकवास है। 99.9% सारी बकवास है। और ख़ास तौर पे मैं तो ओपनली कहता हूँ कि वंस देयर वाज अ टाइम कि ये फेसबुक की जो कम्युनिटीज़ थी, ये आप लोगों की हेल्प के लिए होती थी, अब नहीं है। अब वो प्योर मार्केटिंग ग्रुप्स हैं, प्योर धंधा होता है वहाँ पे। एनोनिमस बन के खुद ही मैं बनूँ एनोनिमस, अपने बारे में खुद ही पोस्ट करूँगा, भाई किसको पता है मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, तो एनोनिमस हूँ, खुद ही आके अपने बारे में कमेंट करवा दूँगा 5-6 अकाउंट पकड़ के, कुछ नहीं पता। आप जाके वो मशवरा लेंगे, आपको जो गाइड कर रहे हैं क्या पता वो 10 फेल हुआ हो। आप जाके CFAP के एडवाइस मांगे, माइट भी वो लोग एडवाइस कर रहे हो जिनका PRC फेल है। तो भाई वहाँ से अगर आप एडवाइस ले रहे हो ना, आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो मैंने आपको जो 14 घंटे बताए हैं ना, वो 14 घंटे आपकी रील्स के लिए हैं, वो 14 घंटे आपकी मूवीज़ के लिए हैं, सीजन्स के लिए हैं, बट इन फेसबुक ग्रुप्स के लिए नहीं। इन फेसबुक ग्रुप्स को रखें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक, इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट्स, ये कैप ने क्या अनाउंसमेंट की, ये क्या अनाउंसमेंट, दैट्स इट। ओपिनियन बिल्डिंग के लिए जाएंगे ना, आपका बड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि
अनफॉर्चुनेटली मैं खुद कहता हूँ कि कुछ अर्सा पहले देवर फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, गाइड करते थे, अब नहीं करते। अब आप किसी भी ग्रुप पे या सोशल मीडिया पे वहाँ पे कब आपको गाइड किया जाता है? आप स्क्रॉल करने बैठे, आप तकरीबन 1 साल के टाइमलाइन स्क्रॉल कर लें, कोई गाइडेंस नहीं आएगी। हाँ जी, फलाना कौन है, फलाना कौन है, फलाने का थैंक यू, फलाने का थैंक यू। भाई थैंक यू करना है, उनका नंबर है ना, वहाँ व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो, तो वो एक प्रॉपर मार्केटिंग वहाँ पे होती है। तो उससे बेहतर है आप लोग टाइम को यूटिलाइज़ कीजिएगा। तो वहाँ पे भी आपको जवाब नहीं मिलता। अभी रिजल्ट आएगा, अभी पीआरसी का रिजल्ट होगा चंद दिनों में। कब रिजल्ट है पीआरसी का? 8 को जाके पूछिएगा, जी मैंने ये किया, फेल हो गया। आएंगे 1000 मशवरे, जी उससे पढ़ते नहीं होना था फेल, क्यों? उससे पेपर चेक करना था बैठ के, उससे क्यों नहीं पढ़ा, फेल नहीं होना था। फिर आएगा तकरीबन 28 के करीब जाकर रिजल्ट आएगा कैफ का, यही ज़रूर होगा। तो बच्चे ना स्केप गोट तलाश करते हैं, जिसे कहते हैं कुर्बानी का बकरा, कि जी हम फेल हुए हैं, हमें नहीं पता चल रहा, हमने ये भी किया वो भी किया, हालांकि कुछ नहीं करते, साफ सीधी बात है, बुलशिट होता है सारा कुछ। ये फेल जिसने किया है वो बंदा बता सकता है, और जो फेल हुआ है वो बंदा। मुझे पता है कि यार मैंने पेपर दिया, मैं पेपर जाके अटैम्प्ट 60 नंबर करके आया हूँ, और मैं बाहर आकर यार तेरे भाई ने पेपर पूरा किया है, ईजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ आई कैप करके शौकियाँ मारूँ, मुझे पता मैंने क्या किया है। और घर आके या अल्लाह पाक मैंने ज़िंदगी में कोई नेकी काम किया हो, बस उस नेकी के बदले मेरा पेपर पास करवा दे। दुनिया जहाँ के तो हजरे पढ़ लेता हूँ बैठ के, 6-5 मंथ होते हैं, 7 पढ़ा होता हूँ, नफल पे नफल हुए होते हैं, या अल्लाह पाक करा दे, होते भाई, मौजज़े नहीं होते। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मिरेकल्स नहीं होने। देखिए अल्लाह ताला कहता है कि इंसान ने जो एफर्ट पुट किया ना, मैं आपको उसका सिला दूंगा, ये अल्लाह ताला ने खुद कह दिया। अगर आपने एफर्ट आई कैप में जाके 60 नंबर ही करके आए हो ना, तो आपको 60 नंबर का जवाब मिलना है, साफ सीधी बात है। ये अल्लाह ताला से बेहतर इंसाफ कोई नहीं कर सकता। दुआएं तकदीर बदलती हैं, लेकिन एफर्ट्स होनी चाहिए ना, पहले एफर्ट्स हैं। दुनिया में कदर एफर्ट है, आखिरत भी क्या है, बकदर एफर्ट ही है। चलिए जी हम पैदा होते हैं, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ लिया है, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। हम एक प्रिविलेज फील करते हैं जी, हम पैदा हो गए मुसलमान घराने में, कलमा पढ़ लिया, अब हमारे पास क्या लग गया, पासपोर्ट जन्नत का, वीज़ा लगवा लिया। लेकिन स्टिल हमें क्या कहा जाता है, भाई एफर्ट करो। एफर्ट्स में क्या है, 5 नमाज़ें पढ़ो, 4 बीवियाँ चाहिए, 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती, घुटने दर्द होते हैं, है कि नहीं ऐसा जी? रोज़े रखो, नहीं गर्मी बड़ी है, नहीं रखे जाते। अभी पहले गर्मी में सर्दी बड़ी, उठा नहीं जाएगा रोज़ों में। फिर ज़कात दो, यार 2.5% ज़कात कैसे दे, मर जाते हैं, ज़कात नहीं देंगे, है कि नहीं ऐसा? लेकिन अल्लाह ने कहा भाई ये 5, अच्छा ये जो 5 रुकन हैं, अल्लाह ने कहा ये बुनियादी बेसिक्स हैं, जैसे पिलर्स। बिल्डिंग तो अलग है, इखलाकियात है, इंसानियत है, आपके फ़राइज़ हैं, हुकूकुल इबाद हैं, वो हैं, ये सारे कुछ तो है, डैट इज़ हुकूकुल्लाह, नमाज वगैरह। बट एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स करोगे तो फिर जाके आखिरत में आपके अमाल तोले जाएंगे, देन यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर जन्नत। एफर्ट्स है ना, वरना क्या जी, दुनिया में आते हैं ठीक है, जंगल में चले जाते हैं, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, पत्ते पुत्ते खाएंगे, टेंशन लेस हो गुजारते हैं जी, कोई गुनाह नहीं किया, मिलेगी जन्नत? तब भी नहीं मिलनी। तो जन्नत के लिए भी क्या करनी है, आपको एफर्ट करनी है। और ये एफर्ट्स जो है ना, चलो मैं थोड़ा लाइटर नोट समझा रहा हूँ आपको, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत जोली है, मैं लाइट ही रखता हूँ चीज़ों को, और मैं तबलीग इतनी नहीं करता, बिकॉज आई एम नॉट अ मौलवी, ना मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ, ना मेरे पास इतनी नॉलेज, मैं खुद सीख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने आज तक देखी है, समझी है अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में, 28 साल का भी हूँ मैं, कि आपके रिलीजन में भी ना एफर्ट्स नहीं है, साफ सीधी बात है। और एफर्ट्स करेंगे तो आपको उसका ऑप्टिमम आउटकम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखिए हम बीइंग अ मुसलमान, हम सबका ईमान भी है, यकीन भी है कि ये पूरी कायनात की जो सबसे ग्रेटेस्ट हस्ती हैं वो कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे हमारी ग्रेटेस्ट हस्ती हैं। हमारा यहाँ तक ईमान है कि दुनिया बनी उनके लिए, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। लेकिन वो भी इस दुनिया में आए तो उनके लिए तो बड़ा आसान था, दीन अता कर दी, अल्लाह के महबूब हैं, ठीक है जी, आज दुआ करते दुनिया पूरी मुसलमान हो जाते, मुशरिकीन अरब जो है वो यूँ कन्वर्ट हो जाते, है कि नहीं। लेकिन आप कभी असवाए हंसना तो पढ़े, आप उनकी स्ट्रगल तो पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल जब उनकी नबूवत नहीं आई थी, मक्का के सबसे लाडले, आपने पढ़ा होगा,
आप जाके पढ़ना सवाए हंसना, कि उनकी हर बंदा एग्जाम्पल्स दे रहा है। सादिक और अमीन कहते हैं, सादिक और अमीन कहते हैं कि भाई जो मोहम्मद ने कह दिया वही सच है। हर बंदा, मुशरिकीन, उनके बदतरीन दुश्मन भी क्या करते थे, उनको मानते थे और वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। उनकी जो ज़ौजा हमारी जो है हज़रत खतीजा, एक मालदार खातून, ट्रेड करती थी, वो भी ताजर थे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह के महबूब वही आई है, वही भी घर में तो नहीं आई, वही कहाँ आई थी, पहाड़ों पे। अब उस ज़माने में रातों को उठना, पहाड़ों पे जाना, बैठना दुश्वार। फिर वही आई, हुक्म हुआ, तबलीग में क्या कुछ नहीं कहना पड़ा, क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। मतलब वही मुशरिकीन जो उनको सब कुछ मानते थे कि जी ये एक अच्छे घराने के हैं, नेक हैं, पाकबाज हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, सारे गवाही देते थे, वो इनके क्या हो गए, बदतरीन दुश्मन हो गए। मतलब वो एक आपने सुना भी होगा कि एक दिन नबी करीम जो हैं वो चढ़ गए पहाड़ पे, आवाज़ दी ताइफ वालों को, मक्का वालों को कि जी अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन है, हमलावर होने वाले हैं, तो मेरी बात पे यकीन करोगे? तो सब ने कहा हाँ हाँ, बिकॉज आप कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए मैं कहता हूँ कि जी अल्लाह एक है, उसकी मदद करो, किसी उसका कोई मबूद नहीं है। क्या हुआ था, मुझे उनका वो चाचा था अबू जहल या अबू लहब था, उसने कितना कुछ नहीं कहा, कितना कुछ किया। ताइफ में गए, लोगों ने पत्थर बरसाए, ठीक है, इतनी स्ट्रगल की, इतनी स्ट्रगल की। तकरीबन 40वें साल पर मिली नबूवत, 61 में जाके फ़तह मक्का हुआ, फिर कहीं जाके 20 साल लगे, फिर जाके जब फ़तह मक्का हुआ, इस्लाम आया, ये और वो हुआ। तो एक उनकी अगर आप अस्वाए हंसना देखते हैं ना, एक तो हमारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव है जी, हमें उन्होंने बताया कि जी अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी बात अल्लाह की बात की जाए, ये ठीक है, हमें एक अल्लाह पे ईमान लेके आए, हमें आखिरत का बताया, जज़ा का बताया, जहन्नम जन्नत क्या सब कुछ बताया, इखलाकियात का बताया, सब कुछ बताया, दीन क्या है, दुनिया का वजूद क्या है, सब कुछ बताया, दुनिया क्यों बनाएगी, सारा कुछ गाइड किया। लेकिन उनकी इस एक अस्वा का ना एक पर्सपेक्टिव है स्ट्रगल का। आप देखें कि उन्होंने एफर्ट्स कितनी की थी इस दीन को आवाम तक पहुंचाने के लिए, हिजरत की, घर बार छोड़ा, माल छोड़ा, कंफर्ट जो है ना, कंफर्ट जोन ख़त्म हुआ उनका, फिर जाके वो हस्ती जिसके लिए दुनिया बनी है उनको कामयाबी दी। तो ये एक लेसन है इसमें भी, क्या कि आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, फिर जाके क्या मिलेगी, आपको डिज़ायर्ड आउटकम मिलेगी। और ये आपको लेसन किसने दिया है? हमें हमारा जो रिलीजन है वो भी लेसन देता है कि यार यू हैव टू डू एफर्ट्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमें जन्नत में जाना है, हूरें चाहिए, क्या करनी पड़ेंगी? एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। क्या एफर्ट्स हैं जी? नमाज़ें पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, ज़कात देनी है, हज करो अगर फ़र्ज़ है तो, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, हराम नहीं खाना, सूद नहीं खाना, सारी एफर्ट्स ही है ना हमारी, ये फिर मिलेगा। तो अगर आपकी रिलीजन ही आपको कोशिश के ऊपर, एफर्ट्स के ऊपर इतना ज़ोर देता है, तो भाई यही एफर्ट्स आपको आपकी ज़िंदगी में भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। आप सीए करने आए हैं, आराम थोड़ी हो जाएगा। आप बेड पे लेटे हुए हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, 1 गई, 2 गई, 3 गई, हाँ मैं सीए बनूंगा, मेरे पास फलानी गाड़ी होगी, मैं सीएफओ होऊंगा, मैं जाऊंगा फलानी फॉर्म में जाऊंगा, पीडब्ल्यूसी में, केपीएमजी में, और बस सोच रहे हैं हो जाएगा। पेपर पास करने पड़ेंगे। पेपर पास अच्छा या किताब है, हो कर लूँगा, अगस्त में पढ़ के हो जाएगा, नहीं, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, रोज़ करनी पड़ेंगी। नमाज़ों का हुक्म है हमें, चलो ठीक है फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें भी एक लॉजिक है, एक रीज़निंग है, टाइम्स फिक्स किए गए हैं। 5 नमाज़ें हैं, ये क्यों नहीं कहा कि दिन में सुबह भी पढ़ लो, 5 इकट्ठी पढ़ लो, टाइम्स है ना। एक फजर में पढ़नी है, आप फजर की नमाज़ कभी ज़ोहर में नहीं पढ़ सकते, ज़ोहर के विषय में नहीं पढ़ सकते, एक टाइम जोन्स फिक्स किए गए हैं कि ये इस टाइम पे पढ़ना है। रीज़न क्या है? ताकि आप में डिसिप्लिन आए, आप अपने डे को नमाज़ों का डिवाइड करें कि हमने ये काम करने हैं डिसिप्लिन के लिए। तो वही चीज़ जो आपका रिलीजन आपको यहाँ पर समझा रहा है, अब अपनी लाइफ में है, बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ प्रोफेशनल, यार ये काम करना है, ये करके रहना है, एफर्ट्स पूरी करें, आपका पेपर जो है पास होगा। प्रॉब्लम इज़ डैट कि अब हमारी एफर्ट्स जो हैं वो कम हो चुकी हुई हैं, डैट इज़ द रीज़न कि हम लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो भाई पेपर पास करना है तो एग्ज़ामिनर कमेंट्स अगर हम पढ़ेंगे तो उस पर सिंपल उसने जो बात की है वो हम देखते हैं। पहले हम आते हैं स्प्रिंग 24 में,
35% रिजल्ट था, कहता है जी द ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब देखिए 8 सवाल आए थे स्प्रिंग 24 में। क्वेश्चन नंबर 3 में 19, 11, 27, 33 वर्ड्स अटेम्प्टेड है। कहता है जी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी है, क्यों? कहता है जी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एग्जामिनर्स स्ट्रगल विद द फंडामेंटल कंसेप्ट इंक्लूडिंग द वेरियस टर्म्स। उसने बताया, कहता है जी टू एड्रेस दीज इश्यूज एग्जामिनर्स आर इनकरेज टू फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स। एडिशनली कहता है स्टडी ग्रुप्स में जो है हमने डिस्कशन प्रोवाइड की होती हैं वो करें। उससे क्या कि आप लोगों को जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, ये एग्जामिनर भाई साहब ने बताया। आप ऑटम 23 में आएंगे, 8 सवाल आए थे, 43% रिजल्ट था। तो डाउन साइड ये है कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट फोकस नहीं करते, जो दिल में आता है लिखते जाते हैं, ये एग्जामिनर ने कहा। स्प्रिंग 23 में आएंगे, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट एग्जामिनर्स वर अनएबल टू अप्लाई द थ्योरेटिकल नॉलेज। 8 सवाल आए थे। अब आप देखें 8 सवाल आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 8 में से 5 सवालों में बड़े गरक है, 3 सवालों में यू कैन से डेट 1, 2, 3 जिसमें अच्छे मार्क बच्चों ने लिए हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं आता, इररेलेवेंट कैलकुलेशन करते हैं, बाकी उसने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी क्या किया होता है, आपको एनालिसिस दिया होता है। अगर हम इन सब को सम अप करें ना, तो ये कुछ रीजंस हैं आपकी फेलियर की, जो आइडेंटिफाई किसने की हैं? एग्जामिनर ने की हैं। जो किसने की हैं? एग्जामिनर ने की हैं। क्या कि भाई आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्या है क्या नहीं है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड इशू आते हैं, रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती, प्रेजेंटेशन जो है वो आपके इसके मुताबिक नहीं होती। नंबर 2, सिलेक्टिव स्टडी। भाई सिलेक्टिव स्टडी को तो मैं गुनाह मानता हूँ, साफ सीधी बात है, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। आपको पता है कि यार एक चीज़ 100 नंबर की है, तैयार ही 70 की है, क्या आएगा? देखें प्रैक्टिकली क्या होता है, आप पेपर जब पढ़ते हैं, आप अगर 100 मार्क्स का पेपर तैयार करते हैं ना, 100 मार्क्स का पेपर खुद तैयार करते हैं, हाईली चांसेस होते हैं आप जाके आई कैप में अटैम्प्ट ही करेंगे 90 मार्क्स का। ठीक है, पेपर तैयार किया 100 का, अप्स एंड डाउन्स, एग्जाम प्रेशर, अटैम्प्ट कितने का होगा? 90 का। उस 90 में से क्या 90 का सही होगा? हद चांसेस हैं उसमें गलतियां शलतियाँ निकलनी है। उस 90 में से 70% का पेपर ठीक होगा। तो ज़रा 90 का 70% ने कितना बनता है, ज़रा बताइएगा। 90 का 70% ने कितना बनता है? तो भाई अगर आप 100 मार्क्स का पेपर तैयार करते हैं, जो आपका 90 का अटैम्प्ट कहीं जाके होगा, उसमें से जब आपका चेक होगा, गलतियां निकलेंगी, तो आपके 63 मार्क्स आने हैं। ठीक है, ये एक बेंचमार्क है, बिकॉज 90 करके 90 नहीं आने वाले, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, हम इतने आइंस्टाइन नहीं है। अब आप खुद सोचें, एक बंदे ने पेपर ही 80 मार्क्स का किया, अटेम्प्ट कितने किया? 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का तो पेपर करके आया वो, 80 में से अगर उसके 70% ठीक रहेंगे, कितने नंबर आएंगे? कम होते रहेंगे। ये 52 है, ये 48 वाले होते निकलते हैं अप एंड डाउन करके। तो आप अगर आपकी सिलेक्टिव स्टडी है, आपने पूरा पेपर नहीं किया, पूरा पेपर तैयार नहीं किया, सर आपके मार्क्स लूज होंगे। और जब आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं तो आप गेम पहले हार जाते हैं, क्योंकि फिर आपके पता माइंड में क्या होगा, यार ये सवाल ना, ये सवाल ना, सवाल ना है। फिर जब आप घर से निकलेंगे, एग्ज़ाम हॉल जाएंगे ना, तो घर से निकल के एग्ज़ाम हॉल तक आपके माइंड में टेंशन होगी, यार ये सवाल ना है, यार ये सवाल ना है। आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली क्या होगा, इस टॉपिक से सवाल ना आए। और अगर आपने पेपर पकड़ा और सवाल आ गया, लग गए आप। क्यों? फिर आपको उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जस्ट एक एग्जांपल, आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, 8 नंबर का था, और सवाल उसी में से आ गया, आपको वो 8 नंबर नहीं आते। लेकिन अगर आपको 92 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन वो आपको इतना हिट करेगा मेंटली तौर के ऊपर कि आप भूल जाएंगे कि आपको 92 मार्क्स का पेपर आता है। आप क्या टेंशन लेंगे? 8 वाले लेंगे। और सिलेक्टिव स्टडी तो फिर हमने करनी ही नहीं है, बट दिस इज़ द मेन रीज़न। फिर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होते, सवाल नहीं होता। एक बेंच मार्क है आपके पास, 1 मार्क सिक्योर करने के लिए ना आई कैप में 1.8 मिनट है। अगर 10 नंबर का सवाल है तो वो 18 मिनट में होना चाहिए। अगर 20 नंबर का तो कितने में होना चाहिए? 36 में होना चाहिए। भाई अगर एक सवाल 10 नंबर का आया है, 18 मिनट पूरे हो गए, छोड़ दो। आप किसी एक क्वेश्चन के ऊपर एडिशनल टाइम नहीं लगा सकते, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है।
गॉट इट। फिर कंसेप्ट रिटेन नहीं रहते, सिलेबस प्रॉपर्ली तैयार नहीं होता, आई कैप की तैयारी नहीं करते, कुछ एरिया से बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ एरिया से प्रैक्टिस की ही नहीं जाती। तो ये सारे कुछ रीजंस जो हैं वो इसने हमें बताई हैं, और हम इनको ओवरकम कैसे करेंगे तो भाईजान ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रीजंस हैं इनको ओवरकम कैसे करना है और मेरा रोल क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला है था कि आपको टॉपिक की समझ नहीं आती, तो हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे, हम हर टॉपिक का उसकी शॉर्ट एग्जांपल्स करेंगे, जितने अवेलेबल क्वेश्चंस हुए वो करेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे सवाल उसकी ग्रिप लेके आएंगे। मेरा रोल क्या भाई, नोट्स मैं दूंगा, किताब के पास होगी, उसमें समरीज सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम पूरा सिलेबस करेंगे। मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि हमें ये पता है हमने करना सब कुछ है। अब कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है हम उस पर टाइम कम लगाएंगे, बट लगाएंगे लाजमी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उस पर टाइम क्या करेंगे, ज़्यादा लगाएंगे। फिर टाइम मैनेजमेंट, इसका भाई आपका टेस्ट बाकायदा लिए जाएंगे। आप सिर्फ पास पेपर पर रिलाई करते हैं ऐसा नहीं है, आपको एडिशनल असाइनमेंट्स करवाई जाएंगी, आप वो करेंगे, आपको लग समझ जाएंगी। और आपकी बुक जो आपको मिलेगी उस बुक में भी आप देखेंगे उसमें कुछ सवाल होंगे जहाँ मैंशनड है कि वो CFEP के सवाल है, CFEP 5 के है, ताकि आप थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी करें, ताकि आपका विजन जो है ब्रॉड हो और आपको अनसीन क्वेश्चंस करने आए। असाइनमेंट्स भी अनसीन होंगी और कुछ हम सवाल क्लास में किसे करेंगे CFEP बेस भी कर रहे होंगे। उसके अलावा आपके पास टॉपिक जो है वो माइंड में नहीं रहता, आपको पास हर चैप्टर की समरीज जो है वो होंगी। बुक में हर चैप्टर के एंड के ऊपर क्या है उसकी समरीज मौजूद है, 1 पेजर की आप पढ़ेंगे, चैप्टर पूरा जो है आपका रिकॉल हो जाएगा। सिलेबस हम आई कैप के मुताबिक करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले लिख दिया भाई ये सिलेबस है, ये उसकी ग्रेड है, इसके मुताबिक ही हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। पेपर को हम प्लान करेंगे प्रॉपर्ली, टेस्टिंग सिस्टम होगा और हम हर एरिया की सफिशेंट प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सो डैट इज़ द थिंग, जो उसने हमें मिस्टेक्स हाईलाइट की हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं ये जो आपने करनी है कि सिलेक्टिव स्टडी कभी भी नहीं करनी, कम से कम 1 घंटा लाजमी पढ़ना है रोज़ का। ये हर सब्जेक्ट में चेप दें आप पकड़ के, आखिरी महीना अगस्त का रिविजन्स के लिए। उसके अलावा टेस्ट में देने हैं भाई, टेस्ट में तुम्हें आता है 1 सवाल दे दो, टेस्ट में बैठना इज इंपॉर्टेंट। 5 सवाल आए तुम्हें 1 आता है कर दो, कुछ नहीं होता। टेस्ट ना देना इज नॉट ऑप्शन, टेस्ट देना लाजमी, ठीक है। उसके अलावा आपको हर चीज़ मिलेगी इसके अंदर ना, दुनिया जहाँ डाटा पड़ा होता है, आप हर चीज़ कंसल्ट करेंगे, कन्फ्यूजन है खासतौर पर इस पेपर में जहाँ पे आपने डिस्कशन करनी होती है, लॉ है, इंटरप्रिटेशंस है, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको रहेगी। और हर एक से मशवरा नहीं लेना। फेसबुक के ग्रुप्स जो है ना मशवरों के लिए वो अवॉइड कीजिएगा, इंजॉय के लिए अपने पास रखिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान रहे। सो डैट वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन के टेक्स्ट है क्या, लेके चलना है और कैसे हम इसको कैरी आउट कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से। पहले हम कल एक चैप्टर करेंगे, बेसिक्स का चैप्टर जो होता है, जो PRC में पढ़ के आ चुके होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे किसको, फिर सेल्स टैक्स को स्टार्ट कर रहे होंगे प्रॉपर्ली, सेल्स टैक्स क्या है क्या नहीं है, और सेल्स टैक्स फिर इनकम टैक्स, फिर हम क्या करेंगे दोबारा इसको सेल्स टैक्स जो है अपना करेंगे ताकि हमारी तैयारी जो है इतनी अच्छी हो जाए। बुक मैं 1-2 दिनों में, मंडे तक मैं बुक PDF में शेयर कर दूंगा आपके साथ, ग्रुप में आपको लगा दूंगा, और 10-15 डेज़ में प्रिंटेड फॉर्म में बुक भी आपकी आ जाएगी, आप उसको बाय कर लीजिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। यही नहीं, थोड़े 10-15 मिनट अर्ली छोड़ देंगे।